पिताजी के मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते माँ मुझे जूस लेने के लिए बाहर भेज देती और जब मैं जूस लेकर वापस आती तो माँ का कमरा बंद होता। मैं बाहर आंगन में ही सो जाती। एक रात नाटक करके मैं पहले से ही माँ के कमरे में छुप गई और जब माँ को लगा कि मैं बाहर हूँ तो माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाजा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहां पर मैंने देखा कि आज भी मैं अपनी क्लास में सो ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती, मुझे एकदम से नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं ना सोऊं, मगर मैं सो जाती थी। अब मेरे टीचर ने भी यह बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, क्या तुम्हें परेशानी है? अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? टीचर के सवालों पर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंखें लग जाती है। टीचर ने कहा, तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज की, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर टिकी ना रह पाई। अगले दिन फिर से मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरे टीचर ने मुझे सजा भी दे दी, मगर क्या करती, नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता है। आज मैं फिर क्लास में सो गई थी तो मेरे टीचर ने कहा, कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, लेकिन अपने टीचर का मैसेज भी माँ को देना जरूरी था। मैंने माँ को कहा, आपको मेरे टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ कहने लगी, क्या हुआ, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की? मैंने नहीं में अपना सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे शक की नजरों से देख रही थी। वह कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई? कुछ तो जरूर किया होगा। मैंने माँ को कहा, मैं कुछ नहीं जानती, टीचर ने आपको क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया था कि वह उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, लेकिन उस समय मैं अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घर पे काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे हर जरूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूल के चक्कर लगाने लग जाऊं तो फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे? तुम अपने टीचर से कहना, मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती है। आपको जो कुछ भी कहना है वह आप मुझे ही बता दीजिए। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी, फिर तुम आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सर हिला दिया। मैं खुश थी कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा, जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल जरूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वह एक बार आकर मुझसे मिले, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया और फिर यह बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे, रोमा, तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम जब आर्ट क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगी है? जब तुमसे कहा जाता है अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ, तो वह भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने कहा, मैम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सके। इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी ही नहीं मिलती है। अगर ऐसे ही मालकिन की इजाजत के बगैर छुट्टी ले लेगी तो वह उन्हें काम से निकाल देगी। मैडम कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो तुम मुझे अपनी माँ समझकर एक बात बताओ,
क्या तुम्हें कोई परेशानी है या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती हो? पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूं। मैडम फिर कहने लगी, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम घर जाकर क्या करती हो? मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घरों का काम करके वापस आ जाती है और वह मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर जाकर टीवी वगैरह देखते रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया, फिर कहने लगे, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो? तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और बोली, मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैडम ने कहा, आपकी माँ को इस टाइम जूस की क्या जरूरत पड़ जाती है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस पहर में तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई होती हूँ। जब मुझे माँ उठा देती है और मैं नींद की हालात में जूस लेकर आती हूँ तो माँ का कमरा बंद मिलता था। रात बहुत ज्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी, इसलिए मैंने कभी इन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इस बारे में अपनी माँ से सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मैडम मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए जूस ले आती हूँ। मैडम ने कहा, इन चीजों का कोई मतलब तो होगा, अपने माँ से कहना कि बिस्किट वगैरह खा लिया करे। मैंने जल्दी से कहा, मैडम मैं इस बात पर हल जरूर निकाल लूंगी, आप बेफिक्र रहे। मैंने मैडम से वादा किया और अपने क्लास में आ गई। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मैं सोचने लगी कि माँ मुझसे रात में जूस क्यों मंगवाती है। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोच में गुम बैठी थी। उन्होंने मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं गई तो तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, माँ आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी, तुम हर रोज क्लास में क्यों सो जाती हो? क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब मैंने टीचर से कहा कि मेरी नींद पूरी नहीं होती है। माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। माँ कहने लगी, तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती है? मैं बोली, माँ आप हर रात मुझे जूस के लिए जगा देती हैं, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। यह बात सुनकर माँ मुझे कहने लगी, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो मत किया करो। एक गिलास जूस फ्रिज से निकाल कर लाना होता है, ये भी तुम्हें भारी लगता है? आज के बाद तुम्हें मैं नहीं कहूंगी कि तुम जाकर मेरे लिए जूस लाओ। माँ इतनी छोटी सी बात पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मैं माँ की तरफ देखती रही। फिर माँ कहने लगी, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने तो यह भी सोच लिया था कि मैं यह मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नहीं और दूसरे मोहल्ले में नया घर ले लूंगी और तुम्हें मैं इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। तब मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और उनसे कहने लगी कि माँ हमारा खर्चा तो ही बहुत मुश्किल से पूरा होता है और तुम मुझे कैसे दूसरे मोहल्ले में लेकर चली जाओगी? पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे पिता एक बैंक में जॉब करते थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उसके बाद भी वह नया घर नहीं ले सकते थे। मेरी माँ तो लोगों घरों में काम करती थी, फिर वह कैसे एक नया घर लेने की बात कर रही थी? यह बात मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे मैं एक पल में ही बड़ी हो गई थी। अब मैं हर चीज को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात को समझने की कोशिश करने लगी थी। आज रात फिर माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी से जल्दी जूस लेकर वापस कमरे में आ जाऊं, ताकि मुझे बाहर न सोना पड़े, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। जब मैं वापस लौटी तो माँ कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा, आपने मुझसे जो रात में जूस मंगाया था वह आपने कब पिया? माँ मुझे गुस्से वाली नजरों से देखकर बोली, तुम आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई थी तो आपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं इंतजार करते करते बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका जूस बिल्ली तो नहीं पी गई ना, इसलिए पूछ रही हूँ माँ। माँ हंसने लगी और कहा, पागल, मैंने वह कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं अपने कपड़े को बदल लूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी,
तो मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदल कर जब मैंने दरवाजा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर रात में लेटा दिया और खुद ही जूस पी लिया। तुम्हें इतना तो पता है ना कि रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की जरूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी एसी लगवा लूंगी। अचानक से मेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी माँ ना जाने क्यों ऐसी बातें करती थी कि मुझे एसी लेना है, नया घर लेना है, मुझे यह चीज लेना है, मुझे वह चीज लेना है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम्हें क्यों परेशान हो। मैं कहने लगी, माँ मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की जरूरत है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप नहीं ले सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला? आपको चाहिए था आप मुझे सरकारी स्कूल में डाल देती, जहाँ इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं होती है। माँ कहने लगी, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ जाती हो। चलो जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं हैरान थी और सोचने लगी, आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज होगा। मैं आंखें मलते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने टेबल पर एक बिल्कुल नया लैपटॉप रखा हुआ था। यह लैपटॉप देखकर मेरी नींद उड़ गई थी। मैं इस लैपटॉप को देखकर दंग रह गई थी। मैंने माँ से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आया। माँ कहने लगी, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लैपटॉप लेकर इतनी खुश हो गई थी, बाकी हर चीज भूल गई। मैंने माँ को कहा, आप यहीं रहो, मैं अपने दोस्त से लैपटॉप के चलाना सीख कर आती हूँ। मेरे पड़ोस में ही मेरी एक क्लासमेट रहती थी। उसके पास पहले से लैपटॉप था, इसलिए उसे लैपटॉप चलाने आता था, जबकि मेरे पास आज ही आया था। मुझे चलाना भी नहीं आता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद मांग लेती हूँ। मैं जब अपने दोस्त के घर गई तो वह मेरे लैपटॉप देखकर अपनी माँ से कहने लगी, माँ देखो, ये वही लैपटॉप है जिससे मैं कह रही थी आप मुझे दिलवा दो। लेकिन बाबा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठाकर ले आए। मुझे तो इस कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए था। मेरे दोस्त की माँ लैपटॉप देखने लगी। सच में ये लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। तो आंटी मुझसे पूछने लगी, तुम कहाँ से उठा कर लाई हो, किसका है? मैं बोली, मेरा है, और किसका होगा, माँ मेरे लिए आज लेकर आई है। आंटी ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो लैपटॉप खरीद रही है? मैं कहने लगी, आंटी आप तो जानती है मेरी माँ घर जा जाकर काम करती है, हो सकता है उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे लिए हो। वह हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें तो मालूम ही है वह एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे जैसा महंगा वाला लैपटॉप दिला सके। और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से ही नहीं निकलती है तो फिर वह कौन सा काम करती है? क्या घर में ही उसने कोई सेंटर खोल रखा है? मैं आंटी की बातें सुनकर बोली, नहीं आंटी, माँ काम करती है, वह बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करने जाती है, दिन भर वहीं तो रहती है। वह कहने लगी, अब यह झूठ तुम कहीं और जाकर बोलना, हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वो अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मोहल्ले वालों ने ठान लिया है वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि यह एक शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ पर तुम लोगों की ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। और बेटी तुम भी हमारे घर मत आया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले वाले हमारा भी जीना हराम कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी यह कैसी बातें कर रही थी? मैं बोली, आंटी आप यह सब क्या कह रही हैं? आंटी कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो, 8 क्लास में पढ़ती हो। 8 क्लास की लड़कियों को तो शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी मिली हुई हो, इसलिए इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती
कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में बराबर के हिस्सेदार हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई थी। आंटी ने जो बातें कही थी वह बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और मेरे माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारे लिए धंधे का शब्द इस्तेमाल किया था, जो कि मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं घर आ गई और जब माँ ने मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतना महंगा लैपटॉप खरीद लिया। माँ कहने लगी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लो, असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी ले लूंगी, फिर देखना इन लोगों को कैसे चेहरे उतरते हैं। यह बात सुनकर तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी। आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा दिल बैठे जा रहा था। कई बार जो कह रही थी वह सच तो नहीं था, लेकिन मैं यह बात किसी भी हाल में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी कि मेरी माँ के चरित्र पर कोई उंगली उठाए। मैंने भी सोच लिया था अब मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और पता करके ही रहूंगी आखिर माजरा क्या है। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा था। मैं जूस लाई, मगर फिर से मेरी आंखें लग गई थी। आज जो रात में मालूम करना चाहती थी वह मालूम न कर सकी, लेकिन मैं हर हाल में सब जानना चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि माँ, आज मेरी तबीयत खराब है और मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने यह बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती है या नहीं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो घबरा गई और कहने लगी, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। माँ कहने लगी, ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर आज मैं भी काम पर छुट्टी ले लेती हूँ। अब मैं बीमार बेटी को छोड़कर अपने काम पर तो नहीं जा सकती। पर मैंने माँ से कहा, आप मेरी फिक्र ना करो, आप आराम से काम पर जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम करती फिरूं, तुम्हें इस हालात में छोड़कर जाऊंगी तो मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो, जो कुछ भी हो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए तो काम करती हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। मैंने सर हिला दिया, मेरी दाल नहीं गली थी। माँ ने मुझे राज मालूम होने नहीं दिया था। आज वह सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही। वह मुझसे कहती रही कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाई लेकर आते हैं, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया और मैं बोली, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब बस मुझे रात की बेसब्री का इंतजार था, क्योंकि जब रात को माँ मुझे जूस लाने के लिए भेजती थी तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब माँ ने मुझे उठाया। कहने लगी, मेरे लिए फ्रिज से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। इस समय बाथरूम में चली गई थी और मैं जल्दी से दोबारा से कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। माँ को नहीं पता था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस कमरे में आ गई हूँ। माँ जब बाथरूम से बाहर निकली उन्होंने जल्दी से कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और फिर उन्होंने जो किया उन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारे करके कमरे में बुलाने लगी थी। यह बात मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए पहले कि मैं उनसे कुछ कहती तभी कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सर से तरह काली चादर में छुपाया हुआ था। माँ उसको देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने रोमा को कमरे के बाहर भेज दिया है, अब तुम्हारे जाने के बाद उसे कमरे में उठाकर लाएंगे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी बेटी के लिए नया कपड़ा खरीदना चाहती हूँ। उसने बहुत दिनों गरीबी में गुजारे हैं, अब मैं उसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ा हुई और बोली, माँ, आप यह सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप के साथ धोखाबाजी कर रही हैं। माँ, मैं भूखी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़े, जूते और पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यह सब करोगी। आपने यह सब कुछ क्यों किया? आपने एक गैर मर्द को हमारे घर में बुला लिया। इसका मतलब जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे
क्या वह सब ठीक था? कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वह हमें इस मोहल्ले से ही निकाल देना चाहते हैं। आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं तो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अब हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? उसी समय उस आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी और फिर इस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अर्थी मैं खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, बस जिंदा है, लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। रात के समय इसलिए निकलता हूँ कोई मुझे देख ना ले। और फिर मैंने तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाई रखी थी कि तुम अभी ना समझ हो, नादान हो, कहीं तुम यह बात किसी और को ना बता दो। अगर तुम यह बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा पिता जिंदा है तो हम तीनों जेल के सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं लाख चाहता के बाद भी तुम लोगों से नहीं मिल सकता। मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितना जोरी होता है। क्या आप भूल गए कि मैं तो हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती थी। मैं तो आपको भुला भी नहीं पा रही थी और आपने आपने अपने आप को मुझसे छुपाए रखा। आपको ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आप मुझे सारी बातें बताएं। पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की यही तमन्ना थी। हम अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर एक काबिल डॉक्टर बनाएंगे और तुम्हें किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होने देंगे। जो दुख हम लोग झेल रहे थे वह नहीं चाहते थे कि तुम्हारा नसीब में आए। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा सा घर खरीद सकता, गाड़ी ले सकता और तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ाकर एक काबिल डॉक्टर बना सकता। डॉक्टर बनने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद थी मैं आगे भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरे बैंक में एक नया रूल आया था और पति पत्नी को इंश्योरेंस कराई जाती थी और पति पत्नी में से जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी फीस जमा करने से पहले मर जाता, उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी जो कि 1 करोड़ की थी। मैंने 4 किस्तें भी जमा कर दी थी। फिर मैं और तुम्हारी माँ ने आपस में मिलकर अपने झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैंने जो भी किया है ठीक नहीं था, मगर क्या करता। हालात इस तरह के थे कि हमारा गुजारा कम पैसों में नहीं हो रहा था और ज्यादा मैं कमा नहीं सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया था जो हर तरह के फ्रॉड के मंसूर था। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने यह काम करने में मेरा पूरा का पूरा साथ दिया। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन सेट किया और फिर सबसे छुपा कर मेरी अर्थी को बदल दिया था और मैंने उन लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद मेरी मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 1 करोड़ मिल चुके हैं और वह पैसा मेरे पास है। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी यह सब बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिताजी के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा यह सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया था। जो भी किया, मुझे इस समय अपने माँ पिता के चेहरे पे बहुत बेबसी नजर आ रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने अपने पिता के हाथ को चूम लिया और बोली, आप बेशक कानून की नजरों में गलत हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं। आपने जो कुछ किया मेरा भला सोचकर ही किया है। मैं कभी आपको इसके लिए इल्जाम नहीं दूंगी। पिताजी खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और माँ की जिंदगी अब खत्म हो गई थी, इसलिए हम इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए जहाँ मेरे पिताजी पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूल में से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया। मैं अब फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं,
लेकिन इस सब के लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वह हर समय अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वह कहीं भी नहीं आ जा सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत ही खतरा है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने पिता का वीजा लगवाकर हम पूरी फैमिली विदेश में शिफ्ट हो जाएं, मगर ऐसा भी नामुमकिन था क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे पेपर्स की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह गलत किया है। मेरे पिता कानून की नजरों से तो बच गए, मगर वह घर में ही कैदी बनकर रह गए, यानी वह अपने किए की सजा खुद ही काट रहे हैं। इसलिए मेरे आप सब लोगों से यही निवेदन है, कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि फिर जिंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।